गुड मॉर्निंग, नमस्कार। फिर एक बार आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम कक्षा 12 के गणित का टॉपिक देखते हैं, रैखिक प्रोग्रामिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग। यह पार्ट देखने में बहुत छोटा है, लेकिन इससे जो है हम लोग 7 नंबर से के क्वेश्चनों को हल करते हैं। 7 नंबर का प्रश्न आता है, बहुत ही आसान है, बहुत टेढ़ी चीज़ नहीं है। इसमें जो है हम लोग उसी चीज़ को जानेंगे, कुछ इसके टर्म्स को जानेंगे। अब रही बात इसकी भूमिका की बात है, तो रैखिक प्रोग्रामिंग क्या है, तो इसकी थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं। सबसे पहले अमेरिका में जो सेना के अधिकारी थे, मार्शल वुड और जॉर्ज वी बेंटजिंग, इन्होंने सबसे पहले, जो सेना के बड़े बड़े अधिकारी थे, अपने साथियों के साथ मिलकर सेना में जो हमारे यंत्र हैं उनका अधिकतम उपयोग हम कैसे कर सकते हैं, ताकि हम लोग की मारक क्षमता बढ़ सके, कम से कम लागत में अधिक से अधिक हम अपने सैन्य संसाधनों को उपयोग कर सकें, यानी कम से कम साधन में अधिक से अधिक जो है हम अपनी क्षमता को कैसे बढ़ा सकते हैं। इसी के लिए इन लोगों ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस समस्या को या यह एक सिस्टम बनाया, जिसे हम लोग रैखिक प्रोग्रामिंग कहते हैं। शुरुआत में तो इसका उपयोग जो है युद्ध में ही किया जाता था, कैसे हम अधिक से अधिक कम साधन में अधिक से अधिक उसका लाभ कमा सकते। लेकिन आज के वर्तमान युग में इस रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या सलूशन में, व्यापार में इसका बहुत बड़ा योगदान है। हम सभी लोग जानते हैं कि हम सभी को पता है कि हम कम से कम लागत में अधिक से अधिक मुनाफा प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो इसी के उद्देश्य के लिए कि हम कम से कम लागत में अधिक से अधिक लाभ कैसे प्राप्त करेंगे, तो इस समस्या को हम लोग अपने व्यापार में भी इसके माध्यम से अपने व्यापार को भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसके कुछ टर्म्स हैं, कुछ इसके बातें हैं, जिसमें से आता है पहला नंबर उद्देश्य फलन। ये क्या है? उद्देश्य फलन, जैसा कि यहाँ लिखा भी गया, यह एक घाती फलन होता है जो रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या के लक्ष्य को व्यक्त करता है। यानी हमारा क्या लक्ष्य है, हम क्या पाना चाहते हैं, वो हमारा कहलाता है उद्देश्य फलन। जैसे मान लीजिए हम 2 पेन खरीदें और 2 पेन खरीदे 10 रुपये और 3 कॉपी खरीदे 20 रुपये। हमारी लागत हो गई 2 पेन और 3 कॉपी की 20 और 10 30 रुपये। अब हम ला करके इसको बेचें तो हम इस पर मार्केट में कितना अधिक से अधिक कमा सकते हैं, इस चीज़ के लिए एक उद्देश्य हमारा होता है कि हम इस पर लाभ अधिकतम कितना पा सकते हैं या न्यूनतम कितना लाभ पा सकते हैं, यानी कि कम से कम लागत में हम अधिक से अधिक कितना अपने व्यापार से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो यह एक रैखिक फलन होता है, एक घाती फलन होता है, एक घात का होता है, और जिसके द्वारा हम अपनी समस्या को, लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। अब अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कुछ हमारे पास प्रतिबंध होता है। जैसे पेन और कॉपी हमने खरीदा
तो पेन और कॉपी खरीदने का एक प्रतिबंध ये हो सकता है कि पेन हम 2 से अधिक ना खरीदें, कॉपी 3 से अधिक ना खरीदें, या इससे अधिक हम लागत न लगा पाएं। तो जो हमारा प्रतिबंध दिया होता है उसको कहते हैं हम लोग व्यवरोध या प्रतिबंध। लिखा गया है, यहाँ स्पष्ट लिखा है, यह एक युगपत रैखिक समस्याओं अथवा असमीकाओं का समुच्चय होता है। यानी कि युगपत माने 2 चरों से मिलकर के हम लोग एक समीकरण बनाते हैं, या असमीका के रूप में हम उसको व्यक्त करें। समीकाओं के लिए हमको पता है कि ग्रेटर, इन चिन्हों का है ना, इन सब चीज़ों का प्रयोग करते हैं। ग्रेटर, स्मॉलर, इक्वल, इस सब चीज़ों का प्रयोग करते हैं। अब एक जो हमारा उद्देश्य फलन है, कुछ हमारे प्रतिबंध है। अब इस उद्देश्य को इन समस्याओं से, इस अवरोधों से प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, क्योंकि युगपत रैखिक समीकरणों का समुच्चय है ये जो व्यवरोध और प्रतिबंध है, तो उन रैखिक समीकरणों को हम ग्राफी विधि से हल करेंगे। ग्राफ से क्या करें कि उनका एक ग्राफ बनाएंगे, उन सभी अवरोधों का ग्राफ बनाएंगे, और उन ग्राफों का जो कॉमन होगा, जो कॉमन एरिया मिलेगा, वह एरिया किन किन बिंदुओं से घिरा हुआ है, उन बिंदुओं पर हम विचार करें। उन बिंदुओं में हम ये देखेंगे किस बिंदु पर जो है हमारे उद्देश्य की प्राप्ति हो रही। जिस बिंदु पर हमारे उद्देश्य की प्राप्ति होगी वो कहलाएगा हमारा सुसंगत हल। सुसंगत हल में के बाद हम लोग इष्टतमीकरण करते हैं। इष्टतमीकरण मतलब जो हम z का मान निकालेंगे, जैसे लिखा गया है कि किसी रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या का वह सुसंगत हल जिससे उद्देश्य फलन का अधिकतम या न्यूनतम मान प्राप्त होता है, वह कहलाता है इष्टतमीकरण। यानी कि कम से कम लागत में हम अधिक से अधिक लाभ की प्राप्ति करने वाले हैं। कैसे करेंगे, तो इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए एक उद्देश्य फलन है z बराबर 4x प्लस y, और इसके अवरोध है x प्लस 2y ग्रेटर इक्वल टू, और दूसरा अवरोध है 3x प्लस 4y स्मॉलर इक्वल 20। साथ ही x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर दैन 0 और y की वैल्यू ग्रेटर दैन 0। इस समस्या का हल करने के लिए सबसे पहले हम करेंगे क्या, सबसे पहले इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कि इसका मान अधिकतम हो या न्यूनतम हो, तो इन अवरोधों को सबसे पहले हम समीकरण के रूप में प्रदर्शित करेंगे। तो पहला अवरोध है x प्लस 2y ग्रेटर इक्वल 10, तो इसका समीकरण लिखेंगे x प्लस 2y इक्वल टू 10, यह समीकरण के रूप में हो गया। अब इससे हम इसके कुछ बिंदु निकाल लेते हैं, कम से कम 2, क्योंकि यह युगपत रैखिक समीकरण है तो यह एक सरल रेखा को व्यक्त करेगा, इसलिए हम कम से कम 2 बिंदु निकालें। एक बार x बराबर 0 भर देंगे, तो जब x का वैल्यू 0 भरी जाएगी तो 2y बराबर 10, यानी कि y का मतलब 5 आ जाएगा। अगर y को हम 0 कर दें तो x का मान आ जाएगा 10, यानी हमारे 2 इसके बिंदु हो गए। मान लेते y ये है तो 0,5 और एक बिंदु B है जो है 5,0। अब इस अवरोध का हम चेक करेंगे क्या यह ग्राफ या ये जो असमीका संबंध है क्या इसको 0,0 संतुष्ट करता है। तो चेक करते हैं। 0,0 ये लिए, तो ये 0,0 हम इस पहले अवरोध में भरें। तो पहले अवरोध में भरेंगे तो x प्लस 2y ग्रेटर इक्वल 10, यानी कि x प्लस 2y ग्रेटर इक्वल 10
अब यहाँ अगर भरा जाए तो x का मान 0 प्लस y का भी मान 0 ग्रेटर इक्वल 10 अर्थात 0 ग्रेटर इक्वल 10। यहाँ से देखने में क्या दिख रहा है कि जो 0 है वो 10 से बड़ा है। तो क्या ये सही है? हमें पता है कि 0 10 से बड़ा नहीं हो सकता, अर्थात ये जो मूल बिंदु है 0,0 इस अवरोध को या इस प्रतिबंध को संतुष्ट नहीं करता है। तो अगर संतुष्ट नहीं करता है तो इसका जो ग्राफ एरिया होगा वो मूल बिंदु की ओर नहीं होकर मूल बिंदु से दूसरी साइड होगा। जैसे समझते हैं, यहाँ पे मान लीजिए हम ले लेते हैं x अक्ष बना लिया और एक y अक्ष। x अक्ष पर ये हमारा मूल बिंदु हो गया जो O को बताएगा। ये हमने खींच दिया कुछ पॉइंट एक एक करके, 1 2 3 4 5 6 या 2 2 करके 2 4 6 8 10 12 और बना लेते हैं 14 16 18। y की भी वैल्यू ले लेते हैं 2 2 करके 2 4 6 8 10 12 14 देखा जाएगा, आगे देखा जाएगा कैसा हो। अब इन बिंदुओं को दर्शाते हैं। तो पहला बिंदु है 0,5, 0,5, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5। तो x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 5 है, तो ये 4 और 6 के बीच में यानी 5 यहाँ पर है। यह हो गया बिंदु A। दूसरा बिंदु मिल रहा है 5,0, तो 5 पड़ेगा x अक्ष पर, 4 और 6 के बीच में, यहाँ आएगा 5। यह हो गया बिंदु B। अब A और B को हम मिला देंगे, यह हो गया हमारा बिंदु A, यह हो गया बिंदु B। A और B को मिला, कौन सा समीकरण है? तो ये समीकरण है हमारा x + 2y बराबर 10, x + 2y बराबर 10। अब क्योंकि इसका ग्राफ खींच गया, अब यहाँ देखने में ये दिख रहा है कि यह असमिका या यह व्यवरोध जो है इसको मूल बिंदु संतुष्ट नहीं कर रहा है। तो जो ग्राफ हम खींचेंगे इस वाली रेखा के मूल बिंदु की तरफ न लेके मूल बिंदु से दूसरी साइड में खींचेंगे। जो होगा प्रथम चतुर्थांश में ही लेंगे, क्योंकि x भी 0 से बड़ा है, y भी 0 से बड़ा है, तो हम हमारी प्रथम चतुर्थांश की ही बात कर रहे हैं। तो इसके लिए एक हम ऐसे जो है एक इसका ग्राफ खींचेंगे। आच्छादित कर लेते हैं। ये वाला पार्ट जो है यह अवरोध इसको संतुष्ट कर रहा है। अब इसी तरह कहाँ लिख लिया, 0,0 के लिए असत्य, यानी कि यह मूल बिंदु जो है इस असमिका संबंध को संतुष्ट नहीं करता। दूसरा अवरोध है 3x + 4y बराबर 20, इसमें 24। 3x + 4y बराबर 24। अब यहाँ से x और y के भी 2 वैल्यू निकालते हैं। एक हो गया x, एक हो गया y। अगर x का मान हम 0 लेंगे, तो जब x का मान 0 लेंगे तो 4y बराबर 24, यानी कि y का मान 6 आ जाएगा। अगर हम x का मान छोड़ के अब y का मान 0 अगर लें, तो y का मान अगर 0 भरेंगे तो स्थिति क्या बताएगा, y का मान 0 हो गया तो 3x बराबर 24 हुआ। 3x बराबर 24, तो x का मान 8, y का मान 0, तो 3x का मान 24 हो जाएगा।
तो x के बराबर 8 हो गया, यानी कि अब दो बिंदु और मिल गया। मान लेते हैं कि वो C है, कौन है 0,6, एक B हो जाए 8,0। इसको भी देखेंगे क्या कि यह अवरोध या यह प्रतिबंध हमारा मूल बिंदु को संतुष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखते हैं मूल बिंदु के लिए यहाँ पे 0,0 रखते हैं। 0 + 0 स्मॉलर इक्वल 24 या 0 स्मॉलर इक्वल 24। यहाँ से हमें स्पष्ट है कि 0 जो है 24 से छोटा होता है, अर्थात इस वाली ये असममिता जो है वो मूल बिंदु से संतुष्ट हो रही है। तो इसका ग्राफ मूल बिंदु की तरफ बनाएंगे। 0,0 के लिए सत्य है, तो सत्य है। तो अब इसका ग्राफ बनाते हैं। सी वाला बिंदु कहाँ है 0,6, 0,6 ये वाला पॉइंट है, दिख रहा होगा ये सभी को 0,6। और डी वाला पॉइंट है 8,0। 8,0 कहाँ आ गया, यहाँ 8,0 यहाँ आ गया। तो 8,0 अब यहाँ आने की बाद 8,0 दोनों बातें हो गई। अब देखिए तो एक ये वाली जो असममिता है 3x + 4y स्मॉलर इक्वल 24, यह दो बिंदुओं से जा रहा है। कौन कौन बिंदु हो गया 0, x का मान 0 भरा तो y का मान 6 आ गया, y का मान 0 भरा तो x का मान 8 आ गया। अब इसको देखिए तो ये इन दो बिंदुओं से होकर जा रहा है, ये हो गया, ये C हो गया और ये D हो गया। अब ये चूंकि मूल बिंदु को संतुष्ट कर रहा है तो इसका ग्राफ मूल बिंदु की ओर आएगा। तो यानी कि इस वाली लाइन का ग्राफ अगर खींचे तो ऐसा है। तो हमको देखने में क्या दिख रहा है, कॉमन एरिया कौन है, कॉमन एरिया वो है कि दोनों का जो ग्राफ सेम मिल रहा है। तो दोनों का कॉमन एरिया यही मिल रहा है, कौन ये बी डी सी, इसी बीच में हमको कॉमन एरिया मिल रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा सुसंगत हल, सुसंगत हल। अब सुसंगत हल के लिए हम लोग देखेंगे तो यह इस एरिया के 4 कॉमन बिंदु मिल रहे हैं। एक ए है, बी है, सी है और सी और डी, इसी के बीच में यह इसका सुसंगत क्षेत्र पड़ रहा है। तो अब इन्हीं बिंदुओं पर हम लोग इस उद्देश्य फलन को ज्ञात करेंगे। तो इस उद्देश्य फलन के लिए हम बना लेंगे एक हमारा हो गया बिंदु और z बराबर हमारा है 4x + y, 4x + y। कौन कौन बिंदु मिला था, ए का निर्देशांक क्या था, ए का निर्देशांक था 0,5, तो एक हो गया 0,5, बी का हो गया 5,0, सी का हो गया था 0,6 और डी का हो गया था, डी वाला प्रकार था 8,0। अब इस बिंदुओं पर इस z का मान निकालना, तो x का मान 0, y का मान 5, जब भरेंगे तो x का मान 0, ये 0 हो गया, y का मान 5, 0 + 5 यानी 0 का मान 5 में केवल आएगा 5। 5 का मान 0 पे देखते हैं तो x की वैल्यू 5 है तो 5 के 20, y की वैल्यू 0 तो ये हो गया 20। 0 का मान 6 पर देखा जाए तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, ये हो गया हमारा केवल 6। 8 का मान 0 पर देखें तो 8, 8 चौके 32, y की वैल्यू 0 तो ये हो गया 32। अब देखने में क्या दिख रहा है कि यह सबसे अधिकतम है और यह सबसे न्यूनतम है। हमको अधिकतमीकरण करना है तो क्या लिखेंगे
किस पर अधिकतम है, तो 8,0 8,0 पर जेड का मान अधिकतम, जेड का अधिकतम मान, जेड का अधिकतम मान आपका 32 है। तो ये इसका हो गया इष्टतमीकरण। इष्टतमीकरण सुसंगत हल का क्या था, सुसंगत हल ये जो कॉमन एरिया जो दिख गया हम लोग का, जो दोनों प्रतिबंधों को संतुष्ट कर रहा है, पहले प्रतिबंध को भी संतुष्ट करे, दूसरे प्रतिबंध को भी संतुष्ट करे, यानी सभी प्रतिबंधों को जो क्षेत्र संतुष्ट करेगा वही होता है हमारा सुसंगत हल। और ये प्रतिबंध क्या होते हैं कि जिनके लिए ये दिया गया है, जो युगपत दो युगपत समीकरणों का जो संबंध है, और इनके द्वारा जब हम उद्देश्य फलन का मान ज्ञात करते हैं तो वो होता है हमारा इष्टतमीकरण। तो इष्टतमीकरण में अधिकतम वैल्यू अगर हम देख रहे हैं तो वो 8,0 पर है, जो कि 32 है। अगर न्यूनतम मान देखते तो न्यूनतम 0,5 पर है, जो ये न्यूनतम है, ये अधिकतम है और ये न्यूनतम। तो इस उद्देश्य फलन का अधिकतम मान हमारा हो गया 32, जो 8,0 पे। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। इतना ही काम करना है और इसे आपका 7 नंबर आना है। थोड़ा सा बस ध्यान देंगे, बस और कुछ भी नहीं है, ये बहुत ही सरल है। थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना आना चाहिए, थोड़ा सा ग्राफ को अच्छी तरह से बनाना आना चाहिए, और मूल बिंदु उसको संतुष्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहा है, उस व्यवरोध को, प्रतिबंध को। और इसके बाद साथ ही साथ हमको कॉमन एरिया देखना जरूरी है कि कॉमन बिंदु कौन कौन से हैं। तो उस क्षेत्र को हम देखते हैं कि कौन सा क्षेत्र जो है कॉमन क्षेत्र है, और वो क्षेत्र किन किन बिंदुओं से घिरा है, उन्हीं बिंदुओं पर हम लोग उद्देश्य फलन को ज्ञात करते हैं। और उसी उद्देश्य, उन्हीं बिंदुओं पर जब उद्देश्य फलन ज्ञात करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि किस बिंदु पर जेड का अधिकतम मान है और किस बिंदु पर न्यूनतम। स्पष्ट है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एक उदाहरण और आपको दिखाते हैं, एक उदाहरण और समझाते हैं।